तो आइए सुनते हैं आज एक आसेबी चाहत, खुलूस और वालेहाना प्यार की कहानी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन कुछ खुश्क और बेरंग सी थी। मेरे वालिदैन फोत हो गए थे, लेकिन मेरे लिए 2 मकान और 4 दुकानें छोड़ के गए थे, जो कि मैंने किराए पर चढ़ा दी थी। उनका माकूल किराया आ रहा था। इसके अलावा मेरे लिए एक 3 कमरों का प्यारा सा घर था, जिसमें मेरी रिहाइश है। मकान और दुकानों का इतना किराया आ जाता था कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना कुछ होने के बावजूद जिंदगी में किसी चीज की तो कमी थी। एक दिन चचा मंजूर, जो कि मेरे किराएदार थे, उन्होंने मुझसे कहा, अली बेटा, कब तक यूं अकेले रहोगे, शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और मैं उछल पड़ा। बात सामने की थी, लेकिन उस दिन से मैं भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो मन में खुदबुद सी होने लगती, लेकिन ये खुदबुद उस लड़की के सामने से हटते ही खत्म हो जाती। चचा मंजूर ने फिर एक दिन पूछा, और फिर क्या सोचा शादी के बारे में? चचा, शादी तो कर लूं, लेकिन कोई लड़की नजर में जचे तो सही ना। मैंने दिल पर हाथ मारते हुए जवाब दिया तो चचा मुस्कुराने लगे। वो एक छोटी सी डिनर पार्टी थी, जो कि मेरे रिश्ते के एक मामू की शानदार कोठी में थी, जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं ऐसी महफिलों में कम ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ एक तो बात रिश्तेदारी की थी और दूसरा ये कि मेरे ताल्लुकदार और अपने मुझे मगरूर सा समझते थे, इसीलिए मैंने ये पार्टी अटेंड की। खाना अभी तक शुरू नहीं हुआ था। मैं 10 बजे वहां पहुंचा था और 12 बजने वाले थे। एक वेटर से पूछने पर पता चला कि इस पार्टी का कोई खुसूसी मेहमान भी है, और जब मेहमान खुसूसी महफिल में आया तो सबकी नजरें उस तरफ लग गईं। वो बहुत ही खूबसूरत एक खातून थी। ओ भाई, ये लेडी कौन है? एक वेटर से पूछा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। कौन से शहर से आए हो मियाँ? मिस शाहीना को नहीं जानते? ओह अच्छा। मिस शाहीना के आते ही उस महफिल में जान सी पड़ गई। मैं मिस शाहीना के नजदीक तो नहीं गया, लेकिन एक कोने पर बैठा वो जिधर जाती मेरी नजरें उसका ताकुब करती। उसकी उम्र 30 से कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वालिद वालिदा दोनों हयात थे और जागीरदार थे। न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन मिस शाहीना ने कुछ न कुछ बहाना करके उनसे शादी से इनकार कर दिया। ये सब मालूमात मुझे उसी महफिल में घूमते फिरते मिल गई। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैंने सामने लगे एक शीशे में अपने आप को देखा और साथ ही तस्वुर में मिस शाहीना को खड़े देखा, तो मुझे तो ये जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी। इधर उधर लोगों के दरमियान घूमते, हर किसी को हंसकर मिलते हुए मिस शाहीना ने 2-3 बार मुझे देखा। मैंने अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाई, लेकिन उसका चेहरा किसी तासुर से आरी था। मेरे रिश्ते के मामू उसके सामने जैसे पीछे पीछे जाते थे। मिस शाहीना को देखने के बाद कुछ खुदबुद से मेरे दिल में हुई थी, और वो खुदबुद उसके जाने के बाद भी खत्म ना हुई, बल्कि वो इतना बढ़ी कि मुझे किसी पल चैन न था। 2 दिन बहुत ही बेताबी में गुजरे। आखिर उसका दीदार करने की हिम्मत बांधी और उसके महल के बड़े से गेट के सामने एक दरख्त के नीचे में जा बैठा। पूरा दिन वहां बैठा बेचैनी से महल और उसके गेट की तरफ देखता रहा कि शायद वो निकले और उसको देखकर दिल की खुदबुद को कुछ सुकून मिले। ना खाने का होश था, ना ही कुछ पीने का। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और महल का बड़ा सा गेट खुलने लगा। फिर सफेद रंग की बड़ी गाड़ी में फ्रंट सीट पर आंखों पर सन ग्लासेस लगाए मिस शाहीना बैठी हुई नजर आई। गाड़ी मेरे सामने से गुजर गई। उसने हल्का सा भी इधर उधर ना देखा। मैंने उसे चंद लम्हे नजर भर देखा, लेकिन इससे तो सुकून ना मिला, बल्कि दिल करने लगा और देखूं, पर मुझे वहां से उठना ही पड़ा। बेसुकूनी, बेचैनी और मैं दूसरे दिन सुबह ही सुबह मैं फिर उस महल के सामने खड़ा होने के लिए चल पड़ा। फिर ऐसे ही चलते चलते नेशनल बैंक के सामने से होता हुआ मिस शाहीना के इलाके की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नजर मिस शाहीना के बॉडीगार्ड पर पड़ी, जो कि बैंक के बाहर अटेंशन खड़ा था। मैं तो ठिठक कर रह गया। मेरी नजरें पार्किंग में फिरने लगी और फिर मैंने मिस शाहीना की गाड़ी पार्किंग में एक तरफ खड़ी देख ली। अब मैं बाहर एक बेंच पर बैठा उनके बैंक से निकलने का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो बैंक से निकलती नजर आई। उनके पीछे ही एक आदमी निकला, जो कि मुझे कुछ मशकूक सा लगा। बैंक की सीढ़ियां उतरते ही उसने मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करने लगा। शायद उसने मैसेज सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस शाहीना की तरफ एक नजर देखकर मोबाइल जेब में डाल लिया। मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ, लेकिन मिस शाहीना अपने बॉडीगार्ड के साथ चलती हुई मेरे सामने से गुजरकर गाड़ी में जा बैठी। आज भी उसने इधर उधर ना देखा, बल्कि नीचे देखती हुई गुजर गई।
उसकी गाड़ी अभी पार्किंग से निकली ही थी कि एक मोटरसाइकिल सवार स्पीड से पार्किंग में दाखिल होने ही लगा था कि वो सीधा गाड़ी के साथ जा टकराया। मोटरसाइकिल सवार हवा में उड़कर पार्किंग के साथ बने प्लॉट में लगे एक फवारे के पानी में जा गिरा। गाड़ी उधर ही रुक गई। मिस शाहीना और उसका बॉडीगार्ड गाड़ी से निकल आए। शायद वो मोटरसाइकिल सवार को देखना चाहते थे। मैं भी आहिस्ता से भागकर उधर पहुंचा। मैंने उनसे पहले मोटरसाइकिल सवार तक पहुंचकर उसे पानी से निकाला। मैं उसे निकालकर प्लॉट के घास पर लाया ही था कि मेरी नजर सड़क पर आते हुए एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर पड़ी, जिस पर 2 नकाबपोश बैठे थे। पिछले के हाथ में मुझे पिस्तौल की झलक नजर आई। उन दोनों की आंखें मिस शाहीना पर थीं। मेरे जहन में एकदम बाज़गश्त होने लगी कि मिस शाहीना को बचाओ। फिर मैंने एक जंप लिया और हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। उसी वक्त तड़ातड़ गोलियां चली। मुझे दाएं कंधे और पेट में गर्म सलाखें घुसती महसूस हुई। मैं जोर से जमीन पर गिरा। सर जमीन से टकराते ही एक दर्द की लहर उठी और मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया। होश आया तो एक नरम से बिस्तर पर लेटा था। मेरे बाजू पर ड्रिप लगी थी। बड़ा सा कमरा था। पास ही एक नर्स खड़ी दीवार की तरफ कुछ देख रही थी। ये इतना बड़ा कमरा यकीनन अस्पताल का ना था। मैं उठकर बैठा तो सर चकराने लगा। नर्स ने महसूस किया कि मैं होश में आ गया हूँ, इसलिए वो पलटकर मेरे पास आ गई और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में 2-3 बातें पूछी। मैंने सर हिलाकर इत्मीनान का इजहार किया तो वो बाहर चली गई। उसके जाने के चंद मिनट बाद उसके साथ एक डॉक्टर और बॉडी बिल्डर टाइप आदमी जो कि बड़ी उम्र का था, हैंडसम सा बेहतरीन तराश खराश वाला सूट पहने, उसने मुझे सलाम किया और मैंने आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक। उसके बाद डॉक्टर मेरे ऊपर झुक गया। उसने पट्टी उतार कर कंधे और पेट के जख्म देखे। अभी कुछ दिन तक तुम चल फिर नहीं सकते। लेकिन मैं हूँ कहाँ डॉक्टर? तुम अपनों में हो, परेशान होने की जरूरत नहीं। उस हैंडसम से आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उसी का बाप हूँ जिसकी तुमने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। सुबह शाम डॉक्टर और नर्स मेरी खिदमत में लगे रहते, लेकिन मिस शाहीना मुझे नजर नहीं आती थी। मैं खुद हैरान था कि जिसकी मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान बचाई, वो तो शुक्रिया अदा करने तक न आई। मैं यही सोच रहा था कि वो कमरे के दरवाजे को नॉक करती अंदर आई। वो मेरे पास बैठ गई। फिर बातों बातों में उसने मुझे बहुत अच्छे अंदाज से मेरी तबीयत का पूछा, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं तो खुद फूले न समा रहा था। आपको कैसे एहसास हुआ कि वो मोटरसाइकिल सवार मुझ पर फायर करने लगे हैं? मुझे सामने से आते हुए वो मशकूक मोटरसाइकिल वाले नजर आए। मशकूक इसलिए कि उनके चेहरे नकाब से ढके थे। पिछले के हाथ में पिस्तौल था जो कि तैयार हालत में था। वो दोनों आप ही की तरफ देख रहे थे। तो बस। अच्छा जी, अब एक लाजमी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान क्यों बचाई? इस बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकता और हो सकता है कि कभी ना बता सकूं। मेरे इस जवाब पर वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी, लेकिन कहा कुछ नहीं। तकरीबन 1 माह तक मैंने भरपूर रेस्ट की। मैं इस महल से निकलना तो जैसे भूल ही गया। मेरे जहन में ही ना रहा कि ये मेरा घर नहीं। और जब मैं ठीक हो गया, जख्म भर से गए, तो अचानक मुझे जैसे याद आया कि मेरा अपना भी घर है। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों के सर से उतरना चाहिए। उसी शाम मैंने मिस शाहीना के वालिद साहब से घर से इजाजत चाही तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम शाहीना के सेक्रेटरी फिर एडवाइजर बन जाओ, क्योंकि वो इस इलेक्शन में MPA के लिए लड़ रही है। मैंने तुम्हारे बारे में पूरी तफसीलात कर ली हैं। तुम पढ़े लिखे और लायक हो। अगर तुम्हें ऑफर अच्छी लगे तो तनख्वाह और रिहाइश वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। मैंने तो मिस शाहीना के वालिद साहब के जाने के बाद ही ऑफर कबूल कर ली थी। मुझे तो बस मिस शाहीना के साथ एक बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका मिल रहा था। रात आधी गुजर गई थी कि मुझ पर गनूद की तारी होने लगी। मेरी आंखें बोझल होकर बंद होने लगी कि अचानक मुझे लगा कि खिड़की के सामने से कोई साया लहराया हो। जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की वादी में जा रहा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा और फिर खिड़की पर जाकर बाहर देखने लगा। मेरी नजरें लॉन में गर्दिश कर रही थीं। मिस शाहीना के कमरे की दीवार के बाहर मुझे वो साया खड़ा नजर आया। मैंने जल्दी से खिड़की खोली और उसमें से उतरकर बाहर कूद गया। मेरे कदम जमीन पर टिकते ही हल्की सी थप की आवाज आई। उस साये ने फिर भी मेरी तरफ पलट कर ना देखा। सीधा होते ही मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा। घास था और मैं नंगे पांव भाग रहा था। अजीब सी धमक पैदा हो रही थी, लेकिन वो साया उसी तरह मिस शाहीना की खिड़की के सामने मुझसे बेपरवाह खड़ा था। मैंने उसके पास पहुंचकर उस पे छलांग लगा दी, लेकिन मुझे एक हैरत का झटका लगा क्योंकि मैं उस साये में से उड़ता हुआ घास पर जा गिरा। वो हकीकत में साया ही था, लेकिन किसका?
मैंने इधर उधर देखा, मुझे वहां कोई आदमी नजर न आया जिसका वो साया हो। फिर मैंने जल्दी से उस साये की तरफ देखा जो मुसलसल मिस शाहीना की खिड़की पे नजरें जमाए खड़ा था। मेरे जिस्म से तो ठंडा पसीना निकलने लगा। उस साये की किसी आदमी के बगैर यहाँ मौजूदगी मेरी समझ से तो बालातर थी। ये तो कोई मुझे मावराई चक्कर लग रहा था। मुझे तो बहुत सख्त डर लगने लगा। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला ला हौल वला कुव्वत, और उसके फिजा में बुलंद होते ही उस साये ने मेरी तरफ सर घुमाया। मेरी जुबान पे विर्द जारी रहा और मेरे देखते ही देखते वो साया गायब हो गया। मेरे मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। मैं हैबत से पीछे उलटकर गिर पड़ा। जाने कितनी देर में बेसुध सा लॉन के घास पे पड़ा था। उधर सुबह की आजान हुई और इधर मैं उठकर बैठ गया। मैं उस लॉन में बेयकीनी से अपने आप को देखने लगा और सोचने लगा, वो वाकई में सच था या कोई ख्वाब था। ये सोचते हुए मैं वहां से चलते हुए कमरे में आकर बेड पर गिर सा गया। वो साया बार बार मेरी आंखों के सामने लहरा सा जाता और फिर मैं नींद की गहरी वादी में चला गया। जब मैं उठा तो दोपहर गुजर रही थी। मुलाजिम ने मुझे खाना ला कर दिया। मैंने खाना खाया। जब वो बर्तन वापस लेकर जाने लगा तो मुलाजिम ने मुझे बताया कि मिस शाहीना के वालिद साहब आपको 2-3 दफा याद कर चुके हैं। मुलाजिम जब चला गया तो मैं मिस शाहीना और उनके वालिद साहब के बारे में सोचने लगा, जो कि यकीनन मेरे जवाब के मुंतजिर होंगे। मुझे तो अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन उन लोगों को मुझसे बहुत बेहतर ऐसे लोग मिल सकते थे जो कि सियासत में चलते फिरते पुर्जे थे और वो एक बेहतरीन पैकेज पर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो सकते थे। जबकि मुझे तो सियासत के बारे में कुछ भी मालूम ना था, तो फिर ये लोग मेरा ही इंतखाब क्यों करना चाहते थे? क्या इसलिए कि मैंने मिस शाहीना को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, या फिर उन बड़े लोगों को कुर्बानी के लिए एक बकरे की जरूरत थी? मैं तो बकरा भी ऐसा था कि जिसके आगे पीछे कोई ना था। मैंने मिस शाहीना के वालिद साहब से मिलते ही इस बारे में पूछ लिया कि जब मिस शाहीना पर सरेआम गोलियां चली जो कि मैंने अपने जिस्म पर खाई थीं, तो लाजमन पुलिस केस भी बना होगा। मुझ तक तो पूछताछ के लिए कोई पुलिस वाला नहीं आया, और वो आदमी कौन थे जो कि मिस शाहीना को मारना चाहते थे? मेरे इन सब सवालों का मिस शाहीना के वालिद साहब के पास एक जवाब था। वो दोनों मोटरसाइकिल सवार पुलिस वालों को मोटरसाइकिल के साथ ही ऐसी हालत में मिले कि किसी ने उन्हें कत्ल करके उनकी शनाख्त मस्क कर दी थी, और वो मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही कोई नतीजा सामने आएगा। मैं उनके उस जवाब पर मुतमईन न था, लेकिन कर भी क्या सकता था। मैंने उनको मिस शाहीना के एडवाइजर के तौर पर अपनी खिदमात पेश कर दी। वो मेरे इस फैसले पर बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझे मिस शाहीना से मिलवाया। मिस शाहीना का चेहरा देखते ही मुझे रात का वाकया याद आ गया। उनका चेहरा बिल्कुल हशाश बशाश था। इसका मतलब था कि अभी उसका इस साये से वास्ता नहीं पड़ा था। अली, तुम्हारे जहन में इस बारे में बहुत से सवालात होंगे कि सियासत में तो कितने ही एडवाइजर होंगे, कितने ही कुलपुर्जे होंगे, तो हमने तुम ही को क्यों रखा? इसका आसान सा ही मेरे पास जवाब है कि मैं किसी पहले से सियासी आदमी को रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो लोग अपने फायदे के लिए मुझे हर तरह के दाव पेच सिखाएंगे, और चाहे मैं जितना भी बचूं उनके दाव पेच में आखिर आ जाऊंगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे एडवाइजर के तौर पर कोई नया लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार बंदा होना चाहिए। तुम्हारा ताल्लुक सियासत से नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर आने वाले मुश्किल वक्त में बेहतरीन गाइड कर सकोगे। मिस शाहीना की बातें सुनकर मैं खुशी से फूल सा गया। उसके बाद हम सब ने रात का खाना खाया और मैं इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। बेड पर लेट तो गया, लेकिन दिन भर सोने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। 1 बजने वाला था। मेरी निगाहें मुंतजिर अंदाज में खिड़की से देख रही थी कि अचानक कोई खिड़की के सामने से गुजर गया। मैं चौंक कर उठ गया और खिड़की के पट खोलकर उधर ही से बाहर देखने लगा, जिस तरफ को वो साया गया था। वो साया दरमियानी स्पीड से चलता हुआ मिस शाहीना के कमरे की खिड़की की तरफ जा रहा था। मैं खिड़की से निकलकर फूलों के पौधों के साथ छुपता हुआ उसके पीछे जाने लगा। अब वो साया खिड़की के ऐन नीचे खड़ा खिड़की की तरफ देख रहा था। उसी वक्त साया खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं उसके अंदाज से चौंक उठा, क्योंकि उसने भागने वाले अंदाज में 2 स्टेप लिए और जंप लगाकर खिड़की पर चढ़ गया। खिड़की खुली हुई थी। मेरे देखते ही देखते वो अंदर गुम हो गया। मैं भी अब उस खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पट अब बंद थे, जबकि मैंने खुद खुली खिड़की से उस साये को उधर कूदते देखा था। मैं उस खिड़की के सामने खड़ा हो गया, लेकिन ऊपर लटक कर उसमें से झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक मैंने अंदर देखने का फैसला कर लिया और लपक कर एक जंप लगाया और खिड़की के ऊपर बने छज्जे को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अंदर झांक कर शीशों से देखने की कोशिश करने लगा।
कमरे में छोटा बल्ब जल रहा था, हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने पूरे कमरे में जहां तक उन शीशों से नजर आता था देखा, लेकिन वो साया मुझे नजर न आया। और फिर मेरी नजर सामने दीवार के साथ पड़े बेड पर पड़ी। मैं चौंक उठा। बेड पर मिस शाहीना के साथ कोई था। वो दोनों आपस में कंबल के अंदर गुत्थम गुत्था थे। मैं उस तरफ हैरानी से देख रहा था। अचानक उनमें से एक के सर पे से कंबल हटा। उसके देखते ही मुझे एक झटका लगा और मेरे हाथ छज्जे से छूट गए। मैं पीठ के बल जमीन पर गिरा। मेरा जिस्म झुंझुना उठा। मेरा दिमाग हैरत के शिकंजे में था, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला 100% वो साया ही था। मैंने जो कुछ अंदर देखा था, उसके बाद तो मेरी वहां से उठने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। सुबह की अजान हुई तो मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन सुबह 10 बजे मुझे उठा दिया गया, क्योंकि सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी थी। मैंने मिस शाहीना की तरफ कई बार गौर से देखा, लेकिन वो बिल्कुल हशाश बशाश और हर फिक्र से जैसे आजाद थी। मीटिंग और फिर कुछ फंक्शन अटेंड करते रात के 10 बज गए। वापस आकर खाना खाते ही मैं अपने कमरे में चला गया। आज फिर मैं उसी साय का इंतजार करना चाहता था, ताकि देख सकूं कि ये चक्कर क्या है। दिन भर का थका हुआ था। बेड पर लेटते लेटते मुझे नींद आने लगी। जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखें बंद होने लगी। मुझे ऐसे लगा कि कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने जोर लगाकर आंखें खोल दी। वो साया मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरी जुबान पर एकदम लाहौल वाला कुव्वत आया। उसे झटका लगा और वो अचानक मुड़कर भागा, लेकिन वो रुका नहीं, बंद दरवाजे से पार हो गया। मैं उठकर हैरत से बेड पर बैठ गया। मैंने सोच लिया कि अब तो मैं मिस शाहीना के वालिद साहब से इस साए के बारे में बात करूंगा। मेरे जिस्म में उस साए को देखते ही सनसनी फैल जाती थी। उसके जाने के बाद भी दिमाग किसी भी सोच से खाली रहता था, लेकिन उस रात मैंने उसके जाने के बाद उसका किला कमा करने के बारे में सोच लिया था, और उसके लिए मैंने मिस शाहीना के वालिद साहब को एतमाद में लिया। जब मैंने उनके वालिद साहब से इस बारे में बात की तो वो मुझे बेयकीनी से देखने लगे, जैसे उन्हें मेरी अक्ल पे यकीन ना आ रहा हो। फिर भी उन्होंने मेरी बात मुकम्मल सुनी और फिर अगली रात मेरे साथ ही उस साए को देखने के लिए तैयार बैठे थे कि वो साया मेरी खिड़की के सामने से गुजरता नजर आया। मैंने मिस शाहीना के वालिद साहब को मुखातिब करके, जो कि मेरी तरफ देख रहे थे, उस साए की तरफ मतवज्जा किया और उठकर खिड़की से कूदकर बाहर निकल आया। वो मेरे पीछे आहिस्ता से उतरे। मेरा रुख उस साए की तरफ था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मिस शाहीना की खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने मिस शाहीना के वालिद साहब को उस तरफ इशारा करके साया दिखाने की कोशिश की। उन्होंने मेरी उंगली की सीध में उस तरफ गौर गौर से देखना शुरू कर दिया। रोशनी कम ही थी, लेकिन इतना भी अंधेरा न था कि वो साया उनको नजर न आता। आज फिर साया खिड़की से लटक कर अंदर चला गया। मैंने साहब को उस खिड़की तक ले जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गैलरी से चलते हुए मिस शाहीना के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटा डाला। मिस शाहीना तीसरी दफा दरवाजा बजने पर आवाज देती आई और दरवाजा खोल दिया। मिस शाहीना के वालिद साहब ने उनसे साए के बारे में पूछा, लेकिन उसने इस तरह जवाब दिया जैसे कि वो हकीकत में उस साए से बेखबर है। मैं भी उसका मजबूत लहजा सुनकर हैरान रह गया। इसीलिए मैंने चुप साध ली, क्योंकि मिस शाहीना के वालिद साहब को भी वो साया नजर नहीं आ पाया था और मिस शाहीना सिरे से ही मुकर गई थी। उसके बाद 2 दिन तक तो उन बाप बेटी ने मुझे बुलाया तक नहीं, और फिर तीसरे दिन मिस शाहीना के वालिद साहब एक मोअज़्ज़िज़ से शख्स को लेकर मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने उस आदमी का तारुफ एक करीबी दोस्त की हैसियत से कराया और मेरा भी तारुफ कराकर चले गए। वो आदमी मुझे पहले तो सियासत के दावपेच के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। उसकी मालूमात मेरे लिहाज से कंप्लीट मालूमात थी। मैं भी उससे घुल मिल गया और चंद दिनों में मुख्तलिफ फंक्शन में लोगों में घूम फिर कर जो मालूमात सियासत की ली थी वो बताने लगा। बातों ही बातों में उसने अचानक कहा, मिस शाहीना के वालिद साहब कह रहे थे कि तुम्हें इस कोठी में कोई साया नजर आता है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक उठा, लेकिन चूंकि ये गपशप एक दोस्ताना माहौल में हो रही थी, इसलिए मैंने पहली रात से जो साया मुझे नजर आया था, उस रात से लेकर आज रात के साए के मिस शाहीना के कमरे में खिड़की से दाखिल होने तक मैंने सब कुछ बता दिया। वो इसी तरह गपशप लगाते उठ गए। उसी रात मैंने उस तरफ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ तैयार किया। पहले तो वो डरता रहा कि कहीं साहब को पता चला तो वो नौकरी से फारिग कर देंगे। आखिर मेरे एतमाद पर लाने पर वो तैयार हो गया, क्योंकि वो मुझे उस कोठी में एक खसूसी मेहमान के तौर पर जानता था। रात के 1 बजते ही वो साया कोठी की बड़ी दीवार से बरामद हुआ। मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास ही बैठा था। मैं उसे देखते ही अलर्ट हो गया और सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया। वो मेरे साथ ही उस कोठी से निकला और हम आगे पीछे उस साए के ताकुब में चल दिए। सर, वो किधर है साया? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही मैं तो ठिठक कर रुक गया। साया तो हमारे सामने ही नाक की सीध में ऐसे ही जा रहा था जैसे कोई आदमी नींद में चल रहा हो।
मैंने पलटकर गौर से उस गार्ड को देखा। मेरे अचानक यूं पलटकर देखने से वो कंफ्यूज हो गया और गड़बड़ाकर बोला, वो सर जी, साया मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने उससे टॉर्च ली और एहतियात से 2 दफा जलाकर उस साए पर डाली। उस साए ने पलटकर देखा। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ला हौल वला कुव्वत। इन अल्फाज का फिजा में गूंजना ही था कि वो साया गायब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भी मिस शाहीना के वालिद साहब की तरह उस साए को देख ना पाया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो साहब जरा बड़ी उम्र के हैं तो उनकी नजर कुछ कमजोर हो, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड को भी वो साया नजर ना आया तो मैं परेशान हो गया। मैंने उस गार्ड को वापस उसकी ड्यूटी पर जाने को कहा और खुद अपने कमरे में जाकर इस सारे चक्कर के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। दूसरी शाम एक 3 पीस सूट वाला मेरी उम्र से कुछ बड़ा आदमी साहब के साथ नजर आया। साहब ने पहले उसका तारुफ कराया। वो भी सियासत का एक चलता फिरता पुरजा था। फिर उन्होंने मेरा तारुफ कराया तो उसने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा अच्छा, तो ये हैं अली साहब। मुझे उसका लहजा बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन मैं चुप रहा। उसके बाद वो नया आने वाला आदमी मिस शाहीना के साथ नजर आने लगा। साहब और मिस शाहीना मुझे इग्नोर करने लगे। अब रात को वो साया मेरे इर्द गिर्द नजर आने लगा। मेरे अंदर डर बसेरा करने लगा, मेरा दिमाग चटकने लगा और वो नया पुर्जा आते जाते मुझ पर तंज के तीर बरसाने लगा। एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने उसके साथ हाथापाई की। मुझे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। मेरा दिमाग बहुत ही गर्म था। मैं साहब के साथ अपने कमरे में बैठ तो गया, लेकिन मेरा दिमाग सुलग रहा था। मुझे पता चल गया था कि उस नए आदमी को मेरी जगह रख लिया गया है। शायद उस साए वाले वाक्य पर मेरी ज़हनी सेहत पर शुबा किया जा रहा है। अचानक बैठे बैठ मैं उठ खड़ा हुआ और शोर मचाने लगा। जो कुछ हाथ में चढ़ा इधर उधर फेंकने लगा। सिक्योरिटी गार्ड आ गए। मुझे काबू करके बांध दिया गया। जाने कहां से अब डॉक्टर वारिद हुआ और मुझे दाएं बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे नींद आ गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था। मेरी धुंधली आंखों के सामने वो साया खड़ा जैसे मुझ पर हंस रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं एक सलाखों वाले कमरे के अंदर था। फर्श पर बिछी चादर पर लेटा हुआ था। उस कमरे में मैं अकेला था। मेरे हवास काम करने लगे तो मुझे समझ आया कि वो पागल खाने का एक कमरा था। मैं अपना सर पीट कर रह गया। मैं उठा ही था कि वो साया सलाखों के साथ आ खड़ा हुआ। फिजा में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी, जैसे कि वो कुछ बोल रहा हो। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ आया कि वो कह रहा था, वो सिर्फ मेरी और मेरी है। मेरी और उसकी चाहत के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। वो मुझे अपना चुकी है। ये कहते ही वो कहका लगाकर गायब हो गया। अब मुझे पता चला कि मिस शाहीना इतनी खूबसूरत और मालदार होने के बावजूद भी अभी तक कंवारी क्यों थी, क्योंकि उसका आशिक एक आसेबी साया था जो कि उस पर मुकम्मल छाया हुआ था।